नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रो ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप उसे गंभीरता से ले रहे होंगे। तो साथियों, जो हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ये फाउंडेशन बैच जो शुरू किया है, अभी हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हमने जो हम पूरा फाउंडेशन बैच हमारा यूट्यूब पर ही अवेलेबल रहेगा। पहला बैच आपके सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए ये बैच रहेगा, तो ये जानकारी आपको दे दी गई है। तो साथियों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी देखा था हमने। तो उससे पहले हमें कुछ विद्युत पदार्थ हमने कल पढ़े थे कि विद्युत क्या था। हमने देखा कि विद्युत एक क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार ऊर्जा जिसका हम प्रयोग करके अलग अलग रूपों में इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग। हमने देखे थे कुछ इसके प्रयोग, कुछ इसके रूप, फिर हमने हमारा बेसिक ये यहाँ तक क्लियर हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड थी दोस्तों ये, विद्युतीय हमारे पास पदार्थ कितने प्रकार के थे। तो हमारे पास दो प्रकार के पदार्थ निकल करके आए हमारे पास, एक था विद्युतीय और एक था चुंबकीय। दोस्तों विद्युतीय हमारे पास थे, जैसे हमने इन्हें तीन भागों में हमने आगे बांटा है, विभक्त किया इसे, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक वह होते हैं जिसमें से धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है। अर्धचालक वह होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह एक निश्चित तापमान यानी 0 केल्विन तक तो नहीं होता और उस तापमान से बढ़ाने पर उसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। उसके बीच बचता है हमारे पास अचालक या कुचालक, जिसे हम कहते हैं इंसुलेटर। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसके उदाहरण देखे थे हमने, पोर्सिलीन, बेकेलाइट, प्लास्टिक, अब्रक, जिसे हम माइका कहते हैं। तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये हमने पढ़ा। लोहा चुंबकीय पदार्थ हमने पढ़े, तीन प्रकार के थे हमारे पास, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। लोहा चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो कह सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थों की ओर या विद्युतीय पदार्थों की ओर कैसे प्रबलता से आकर्षित होते हैं, उन्हें हम लोहा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ जो हल्के यानी कम आकर्षित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा हमारे पास बचता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय यानी ये आकर्षित न होकर ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित। उसके बाद हमने देखा था चालक के बारे में, हमने पढ़ा कि चालक इसमें क्या होती है, चालकता सबसे सर्वाधिक। चालकता क्या होती है, धारा को प्रवाह करने का गुण एक होता है चालकता, जो सुगमता प्रदान कराए। तो चालकता सबसे ज्यादा किसकी होती है, चालक की। और इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, प्रतिरोधकता इसकी क्या होती है, सबसे कम। ताप गुणांक हमने पढ़ा साथियों, ताप गुणांक को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको याद रखना है कि इसका ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक। धनात्मक यानी पीटीसी। पीटीसी अर्थात पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब हम इसका यदि तापमान बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि इसका प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, और यदि इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है तो इसकी चालकता में कमी आती है। इसकी चालकता में क्या आती है, कमी। उसके बाद हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था परमाणु, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में हमने ये देखा कि परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ की, या हम बात करें कि परमाणु क्या था हमारे पास, कि अणुओं से, जो परमाणु है वो अणुओं से मिलकर, जितने भी आपका कह लें कि सबसे छोटा पार्ट जो है ना, सबसे छोटा पार्ट कह लें, वो था हमारे पास परमाणु, जो क्या होता है, स्वतंत्र। जो स्वतंत्र क्या है, नहीं रह सकता, लेकिन ये रासायनिक क्रियाओं में क्या करता है, भाग लेता है। उसके बाद हमने देखा कि यदि ये परमाणु की बाहरी कक्षाएं हैं तो इसके बीच एक केंद्रीय जो सघन भाग होता है, उसे हम कहते हैं नाभिक। उसे हम कहते हैं नाभिक। के अंदर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये यहां तक हम पढ़ चुके थे इसके बारे में। उसके बाद साथियों हमने देखा इन पे कुछ आवेश हमने देखे थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने। हमने इसके ऊपर आवेश और इनके द्रव्यमान के बारे में हमने देख लिया था यहाँ तक। इसके बाद हम हमारे थ्योरी के जो पार्ट है, पोर्शन है, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों कुलाम के नियम तक हम पहुंच गए थे। थोड़ा और डिटेल से यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत था वो क्या था, कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ के विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए केवल कैसे इलेक्ट्रॉन जो विद्युत का प्रवाह करने में सहायक होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब वो क्रिया करते हैं,
जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी के साथ अन्य परमाणु के साथ क्रिया करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा धारा प्रवाह किसके कारण होती है, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ये ही क्या इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जो आपका प्रोटॉन होता है उसके ऊपर जो अंतराण्विक बल लग रहा होता है नाभिक द्वारा, वो क्या होता है, काफी अधिक मात्रा में होता है, प्रबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो हम इसे समझते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन आप किसे कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा, किसी भी परमाणु की, ये परमाणु है एक, इसकी सबसे बाहरी कक्षा यानी ये कक्षा, इसकी सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो नाभिकीय आकर्षण बल से कैसा हो, बहुत कमजोर रूप से बंधे हो। यानी मैंने आपको बताया था ये जो नाभिक है, ये जो इसके पास वाली जो कक्षा है, हम कक्षा कैसे निकालते हैं 2n² से, ये भी हम निकालना सीख लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो 2n² से हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, कक्षाएं। तो कक्षाएं साथियों, जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी, किसी भी परमाणु की नाभिक से कक्षाएं या दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उस नाभिक का, उस जो सबसे आखिरी में जो कक्षा रहेगी उस पर जो बल लगेगा, अंतराण्विक बल जो उसका लगता है, वो नाभिकीय बल जो लगता है, उसका नाभिकीय बल जो है वो कमजोर होता जाता है, प्रबलता से उस पर कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए जो आपका, हम कह सकते हैं कि जो आखिरी जो कक्षा होती है किसी भी परमाणु की, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रिया कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि नाभिक का जो नाभिकीय बल है वह उसे प्रबलता से नहीं लगता, वो कैसा बल हो जाता है, कमजोर। उसके बाद हमने देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा हमने देखी, फिर चालकों जो कंडक्टर है इनकी संख्या में क्या होते हैं, अत्यधिक। अब साथियों हमने चालक कल पढ़ा था, चालक में हमने लिखा, चालक में एक बात आप और ऐड कर सकते हैं, कहाँ है हमारा चालक, चालक पदार्थों में आप एक बात और ऐड कर सकते हैं, चालक पदार्थों में आप एक बात ये और लिख सकते हैं कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। तो जितने भी आपके चालक रहेंगे, चालक मुख्यतः आपके धातु रहेंगी, ये आप याद रखेंगे, चालक आपकी मुख्यतः धातु रहेंगी, और जितने भी धातु या फिर जितने भी चालक होंगे उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनमें अधिक पाई जाएगी। उसके बाद हम हमारी स्लाइड पे पुनः आते हैं यहाँ। तो साथियों हमने देखा जिसके कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे कूलाम के जो नियम, आवेश और कूलाम के नियम। तो हम देखते हैं किसको, आवेश, आवेश साथियों कि हम चेंज कर लेते हैं, ये थी आवेश। आवेश दोस्तों, आवेश के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जल्दी से हम इसे रिकॉल करते हैं दोबारा। आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में मैंने आपको बताया था कि आवेश एक क्या है, गुण है, एक ऐसा गुण किसी भी पदार्थ पे लगता है तो पदार्थ एक बल अनुभव करता है अपने ऊपर। और बल कितने प्रकार से अनुभव करता है, दो प्रकार से, या तो उस पे आकर्षण बल लगेगा या उस पे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अर्थात या तो जो दो पदार्थ होंगे हमारे पास, मान लीजिए ए पदार्थ है और ये बी पदार्थ है, तो इन दोनों के बीच ऊपर जो बल लगेगा वो किस प्रकृति का हो सकता है, या तो आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का। जो ये बल अनुभव करता है, जो अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं आवेश। ठीक है, तो आवेश हमारे पास बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जो मैं आपको बता चुका हूं। आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक था हमारे पास धनावेश और एक था हमारे पास ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार के थे, दो, एक हमारे पास कौन सा, धनावेश, धनावेश, एक था हमारे पास ऋणावेश, ऋणावेश। धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। यानी अब आप धनावेश किसे कहेंगे, ऋणावेश किसे कहेंगे, ये आपको समझना है। जिसमें साथियों आवेश किसके कारण प्रवाह हो रहा है, या फिर धारा किसके कारण प्रवाह होती है, हमारी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो मुक्त के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। एक आपको जानकारी और देते हैं, आपने शब्द पढ़ा इलेक्ट्रॉन, हमारे चैनल का नाम भी है इलेक्ट्रो ज्ञान,
इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शब्द है साथियों, इसी मैंने आपको पहले दिन बताया था, इसी पे पूरे इलेक्ट्रॉन शब्द से हमारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, पूरी हमारी ट्रेड जुड़ी हुई है। दोस्तों जब भी आपने आईटीआई या फिर डिप्लोमा में आपने एडमिशन लिया होगा तो दो सिमिलर ट्रेड्स मिलती हैं आपको, एक इलेक्ट्रिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। एक आपको मिलती है इलेक्ट्रिकल, एक मिलती है आपको इलेक्ट्रिकल, एक मिलती है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोस्तों दो ट्रेड्स आपने सुनी होंगी। इनमें बहुत सी समानताएं हैं, परंतु जिस जिस कारण से ये भिन्न है वो अब हम समझते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल आपकी और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें क्या अंतर है। जबकि ये दोनों ही, अब हम आगे पढ़ेंगे, दोनों ही किससे डील करती हैं, आपकी वोल्टेज, वोल्टेज और किससे, आपके करंट से। वोल्टेज यानी आपका विभव और करंट यानी आपकी धारा, ये दोनों ही वोल्टेज और करंट से डील करते हैं, मतलब दोनों में ही उपयोग किसका करते हैं हम, वोल्टेज और करंट का। फिर ये भिन्न किस प्रकार है, किस प्रकार इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड है हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक्स से भिन्न है। साथियों जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो आपकी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में हम क्या करते हैं साथियों, इलेक्ट्रिकल में हम करते हैं हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज और किसका, लो करंट का। हाई वोल्टेज और हम किसका हम उपयोग करते हैं, लो करंट का। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किसका करते हैं, हाई तो हमारे पास क्या होता है इसका करंट, और हमारे पास इसका लो क्या होता है, वोल्टेज। जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपको कल बताया था कि अर्धचालक पदार्थों से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ। तो ये कॉमन सा एक डिफरेंस है इसके बीच में, है ना। लेकिन ये आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वोल्टेज और करंट, है ना, आपने कभी देखा तो है नहीं वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है ना। आप 5 पिन सॉकेट में उंगली डाल के देख सकते हैं। और ये डिस्क्लेमर रहेगा इसके साथ कि इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, ये आप घर पे और ना ही करें तो अच्छा है, विषय को विषय के रूप में आप पढ़ें ना। थोड़ी बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग मैं बनाता रहूंगा इस क्लास को। तो हम पढ़ रहे थे आवेश, दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है साथियों, परमाणु में अब हम देख रहे थे कि हम किसे धनावेश कहेंगे और किसे ऋणावेश। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यानी यदि आपके पास किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो वो कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश। यदि आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है प्रोटॉनों की संख्या से, क्योंकि एक शब्द आता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या और आपके प्रोटॉन की संख्या का योग, ये आप क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु में प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती है। परंतु यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब ये क्रिया करेंगे तो यदि वह इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी या फिर वृद्धि। तो वो हम अगर देखें तो यदि जैसे मानो ये एक इलेक्ट्रॉन था और ये एक प्रोटॉन है, तो ये एक परमाणु है, आप मान के चलें किसी परमाणु में, किसी परमाणु में ये एक परमाणु है हमारे पास दोस्तों। इस परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इनकी संख्या क्या रहती है, बराबर। मान के चलिए इनमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे। इनके क्रिया करने पर क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन एक त्याग दिया, तो -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इसके पास अब क्या बचा, 9 बचे इसके पास इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, परंतु प्रोटॉन कितने बचे इसके पास, 10। तो यहां से आप तुलना ये कर सकते हैं कि इसमें धनावेश ज्यादा संख्या में है किसकी संख्या से, आपके ऋणावेश की संख्या से। तो इस परमाणु पर अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक चार्ज। कैसा आ जाएगा,
ऋणात्मक। तो यह किस प्रकार का आवेशित कण रहेगा? ऋणावेशित। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे कण ऋणावेशित होते हैं और कैसे धनावेशित। यदि इसमें प्रोटॉन की संख्या त्याग देता तो फिर क्या हो जाता? इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती और परमाणु कैसा हो जाता? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये आप समझ लेंगे कैलकुलेशन इसकी। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है आवेश के बाद हमारे हैं कूलाम के कुछ नियम। कूलाम के नियम ये हम पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा जल्दी से रिवाइज करते हैं। कूलाम के नियम, दोस्तों विद्युत की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे विद्युत की खोज करने वाले या विद्युत आवेश की खोज करने वाले? कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बाद थेल्स आए थे। थेल्स ने आवेश के जो हम कह सकते हैं कि गुणों के बारे में बताया था, तो वो थे थेल्स, लेकिन खोज करने वाले कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उसके बाद कूलाम ने कुछ नियम दिए आवेश के ऊपर। आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहले कर दी थी। नियम दिए थे किसने? कूलाम ने। तो कूलाम ने साथियों दो नियम दिए थे, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। पहला नियम इनका क्या था कि यदि समान आवेश है एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या है? समान आवेश। मैंने उस दिन आपको बताया था एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो धनात्मक यानी इनकी प्रकृति एक सी है, तो इनके बीच में लगने वाले बल की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिकर्षित। कैसी होगी? प्रतिकर्षित। ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि दोनों कैसे हो? नेगेटिव चार्ज, दोनों ही नेगेटिव है तो भी ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। परंतु यदि एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज है, यदि चार्ज की प्रकृति विपरीत है तो ये किस प्रकार का रहेगा? आकर्षण प्रकार का, यानी एक दूसरे को आकर्षित करें, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं? एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव, तो ये भी कैसे होंगे? आकर्षित। तो दोस्तों ये आपको पता लगा कि कूलाम का पहला नियम था ये कि समान आवेश, है ना। देते हैं आपके लिए। पहला नियम क्या था? पहला नियम था साथियों कि समान आवेश, समान 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 आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित तथा तथा असमान आवेश असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित आकर्षित करते हैं। ये था दोस्तों कूलाम का पहला नियम। ये हमने कूलाम का पहला नियम, वैसे मैं आपको कूलाम का नियम बता चुका हूं, लेकिन पूरी परिभाषा ये थी कूलाम के पहले नियम की। तो कूलाम ने नियम कितने दिए थे? दो। पहला नियम है उसका हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा नियम। कूलाम का दूसरा नियम यहां लिख लेते हैं हम। प्रथम नियम, ये था प्रथम नियम। ये था कूलाम का प्रथम नियम। अब हम देखने जा रहे हैं द्वितीय नियम। ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द्वितीय नियम, नियम कूलाम का द्वितीय। कूलाम का द्वितीय नियम क्या था? कूलाम का द्वितीय नियम था, मैंने आपको पढ़ाया, इसको थोड़ा जल्दी से हम कवर अप करते हैं। कूलाम का द्वितीय नियम था यदि दो आवेश जिनको हम Q1 Q2 अगर माने, तो एक दूसरे से यदि वो कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? R दूरी पे। ये Q1 है आपके पास पहला नियम, पहला आवेश, और ये था दूसरा, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R। दो आवेश हैं आपके पास Q1 और Q2, और उनके बीच की दूरी यदि आपको R दे दी जाए, ठीक है, तो फिर उसके बाद इसने दो नियम दिए थे। दूसरा नियम हम पढ़ रहे हैं इसमें कि पहली बात क्या है कि इन दोनों पर जो लगने वाला बल होगा, इन दोनों पर लगने वाला क्या होगा? बल होगा। बल को मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हम किससे दर्शाएंगे? F से, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जिसे हम दर्शाते हैं N से। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जो इन पे लगने वाला बल होगा, जो इन पे लगने वाला बल होगा वो इनके आवेशों के किसके? गुणनफल के। तो Q1 Q2
ये पहली समीकरण हमारे पास तैयार है, के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, थोड़ा और ब्रीफ से देखते हैं हम। तो इन पर लगने वाला बल दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मैंने आपको बताया था, यदि एक राशि बढ़ रही है तो उसके अनुपात में दूसरी राशि भी बढ़ रही होगी। दूसरा इसकी स्टेटमेंट क्या थी कि इन जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती रहेगा, परंतु उनके बीच की दूरी के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। इसे हम परिभाषा में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसे हम परिभाषा में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके यानी आवेशों के गुणनफल के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके यानी आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ये थी पूरी परिभाषा कूलाम के द्वितीय नियम की। कूलाम के द्वितीय नियम की परिभाषा थी कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो उन आवेशों के मान के गुणनफल के तो समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के यहां हम लिखेंगे वर्ग के दूरी के वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमने सूत्र बनाया था क्या कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां तक हम कल की क्लास में ये सूत्र बना चुके थे, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस सूत्र को हम यदि आगे हल करें, इस सूत्र को F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो यदि हम आगे हल करें तो जब समानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदला जाता है तो एक क्या आता है, नियतांक, जिसे हम स्थिरांक या कांस्टेंट कहते हैं। तो F समानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलने पर एक नियतांक आता है K, उसके बाद फॉर्मूला बाकी समान रहेगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां तक ये आपको याद रहेगा। ठीक है साथियों, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पर K क्या था, मैंने आपको कल लिखवाया था, K था एक स्थिरांक, और K का मान कितना होता है ये भी मैंने आपको बताया था। K एक स्थिरांक है और K का मान कितना था, 1/4 पाई, 1/4 पाई कितना मान था इसका, 1/4 पाई, और क्या था, एप्सिलॉन था इसके साथ, क्या था, एप्सिलॉन। साथियों अब आप याद रखेंगे कि इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और यहां तक हम पहले कवर कर चुके थे, कूलाम के नियम को यहां तक हम कवर कर चुके थे। इससे आगे हम बढ़ाते हैं अब किसको, कूलाम के नियम को। तो साथियों ये जो एप्सिलॉन है आपका, एप्सिलॉन होता क्या है आपका, एप्सिलॉन आप लिखते हैं, एप्सिलॉन यानी विद्युतशीलता कहते हैं इसे, विद्युतशीलता, इसे आप कहते हैं एप्सिलॉन नोड प्लस नहीं सॉरी, एप्सिलॉन नोड और एप्सिलॉन आर, ये आप याद रखेंगे। इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, और एप्सिलॉन के जब पैरों में एक जीरो लग जाता है तो इसे बोल देते हैं एप्सिलॉन नोट, और आर लग जाता है तो एप्सिलॉन आर। तो ये इसका पूरा सूत्र था, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ये आप क्या रखेंगे याद, जहां पर इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता, उसकी विद्युतशीलता।
विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन नोड किसे कहते हैं आप? नोड यानी कि ये हो जाती है हमारे पास निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। साथियों एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, जिसमें हमने देखा कि एप्सिलॉन होता है विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोड होता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात मैंने आपको बताया था जहां पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है, जहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता उसे कहते हैं हम निर्वात। उसके बाद हमारे पास बचता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर साथियों आप देखेंगे यहां लिख रहा हूं मैं एप्सिलॉन आर की मान, एप्सिलॉन आर का मान यहां देखिए आप। एप्सिलॉन आर हम कहते हैं पदार्थ, या हम क्या बोल सकते हैं इसे? पदार्थ बोल सकते हैं हम इसे। और इसके अलावा हम कह सकते हैं इसे क्या, जैसे हम कह सकते हैं सापेक्ष कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव सापेक्ष, रिलेटिव परमिटिविटी। विद्युतशीलता को इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी, इसे आप बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्ष, सापेक्ष विद्युतशीलता। रिलेटिव परमिटिविटी या विद्युतशीलता। तो ये आप याद रखेंगे, एप्सिलॉन नोड और एप्सिलॉन आर के नाम आप याद रखेंगे, कूलाम का नियम आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, अब मैंने आपको कल बताया था जो एप्सिलॉन है इसका मान कितना होता है? इसका मान 1/4 पाई, और 1/4 पाई को जो एप्सिलॉन है उसका मान कितना होता है? 8.85। तो आपका एप्सिलॉन दिया हुआ है वहां, एप्सिलॉन दिया, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ये इसका क्या हो जाता है? मान। और आप याद रखेंगे, ये डाटा सिर्फ आपको याद रखना है, ये तो एप्सिलॉन का मान है, लेकिन एप्सिलॉन बनता किससे? एप्सिलॉन नोड और एप्सिलॉन आर से। और एप्सिलॉन नोड का मान, निर्वात के लिए विद्युतशीलता का मान आप कितना होता है ये आप याद रखेंगे। तो एक जो के है वो 1/4 पाई 8.85 गुणा 10 की पावर -12। इस पूरे मान के लिए, इस पूरे मान के लिए जब हम किसकी निकालते हैं विद्युतशीलता? निर्वात की विद्युतशीलता जब हम निकालेंगे तो इसका मान आता है 9 गुणा 10 की पावर 9। कितना आता है निर्वात के लिए? कितना मान आता है इसका? 9 गुणा 10 की पावर 9। 9 गुणा 10 की पावर 9 इसका क्या आ जाता है? मान। किसके लिए आप लिख सकते हैं? निर्वात, निर्वात, निर्वात के लिए ये इसका क्या है? मान है। उसके बाद देखिए दोस्तों के, अब हमें क्या निकालनी है? के की यूनिट, यानी के का आप क्या निकालते हैं? यूनिट यानी इकाई निकालते हैं आप के की। यहां हम निकालते हैं साथियों, अगले स्लाइड पर निकाल लेते हैं के की इकाई। के होता क्या है? कूलाम्ब कांस्टेंट, कूलाम्ब नियतांक, नियतांक। ये होता है के कूलाम्ब नियतांक। अब हम देखेंगे के की यानी कूलाम्ब नियतांक की इकाई, यानी इसकी इकाई निकालते हैं हम। इकाइयां हम पहले पढ़ के आए हैं, यूनिट्स पहले यूनिट्स हमने देखी हैं सभी की, जैसे विद्युतशीलता ये इसकी ये भी हमने देखा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? के की। तो के का फॉर्मूला लिखते हैं। अब सबसे पहले हम ये लिखते हैं किसका? एफ। जो बल का फॉर्मूला था वो था के Q1 2 बाई आर स्क्वायर। अब आपको यूनिट किसकी निकालनी है? के की, क्योंकि बल का तो पता है आपको क्या यूनिट होती है? न्यूटन। अब आपको निकालना है के। यदि आपको मान निकालना है साथियों किसका? के का मान यदि आप निकालते हैं तो आर स्क्वायर किसके साथ चला जाएगा? बल के गुणा में। और आपके पास जो गुणा में Q1 Q2 आवेश है वो इसके किस में आ जाएंगे? भाग में Q1। साथियों यहां तक जो मैंने इसका पक्षांतरण या माने आप जो सॉल्व किया है वो आपको मैं मानता हूं कि समझ में आया होगा। इसको अब हम आगे हल करते हैं, क्योंकि हमें निकालनी क्या है? इकाई, वो भी किसकी? कूलाम्ब नियतांक की। तो बल को आप किस में मापते हैं साथियों? अब हम निकाल रहे हैं के की इकाई। बल को आप मापते हैं न्यूटन में, गुणा दूरी। दूरी आप किस में मापते हैं? एसआई मात्रक क्या है दूरी का? मीटर। तो यहाँ पे मीटर की क्या दी हुई है आपको? स्क्वायर। मीटर की क्या दी हुई है आपको? स्क्वायर।
उसके बाद साथियों आवेश की इकाई क्या होती है? आवेश की इकाई होती है कूलाम्ब। क्या होती है आवेश की इकाई? कूलाम्ब। तो यहाँ पर कूलाम्ब यानी आवेश आपको कितनी बार दिया हुआ है? 2 बार। 2 आपको आवेश दिया हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, इनका गुणा में है ये आवेश। तो कूलाम्ब यानी कूलाम्ब को दर्शाते किससे हम? सी से। कूलाम्ब को किससे दर्शाते हैं हम? सी से। तो सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। तो ये यूनिट हम बनाने जा रहे हैं किसकी? के की। तो देखिए दोस्तों, इसको हम क्या, इसकी यूनिट क्या है हमारे पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम की स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी आ गई? अब कूलाम की इकाई आ गई। तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे, कूलाम की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम की स्क्वायर। तो आशा है कि आप ये याद रखेंगे। ठीक है। सापेक्ष जो विद्युतशीलता थी हमने देखा, इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे ही आप लिख सकते हैं क्या? माध्यम। माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता। तो दोस्तों यहां तक हमने कवर किया है इसे। हमने कूलाम के नियम तक को कवर कर लिया है अच्छे से। तो हमने पिछली क्लास में इसको देखा था। तो अब एक बार हम यदि इसे दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि रिवाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जितना डाटा आप कवर करते जाएं, साथ साथ उसे आप रिवाइज करते जाएं। तो हमने विद्युतीय पदार्थ, फिर चालक हमने देखा। तो आज साथियों हम पढ़ लेते हैं क्या? हमारा अचालक और अर्धचालक। और वहां आज की क्लास को हम फिर क्या करेंगे? वाइंड अप करेंगे। ठीक है साथियों। तो अब आप हेडिंग लगाइए। चालक आप पढ़ चुके थे, अब आप हेडिंग लगाइए साथियों। अब आप किसकी हेडिंग लगाएंगे यहाँ? अब आप हेडिंग लगाइए कुचालक या फिर अचालक। अचालक की हेडिंग। अचालक। इसे ही आप कहते हैं कुचालक। नाम याद रखिए दोस्तों। और इसे ही आप कहते हैं इंसुलेटर। अचालक, कुचालक, इंसुलेटर, तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आप याद रखेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों जो आपको कल जानकारी दी थी कि क्या होता है हमारा चालक, क्या होता है अचालक, क्या होता है हमारे पास अर्धचालक, तो आप, उम्मीद है कि आपने वो याद किए होंगे। तो चालक के बारे में सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं। जिसकी चालकता सबसे उच्च थी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा थी, प्रतिरोध उसका कम था। और हमने देखा कि सबसे अच्छा चालक हमारे पास क्या था? चांदी था। उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में? अब अचालक या इंसुलेटर पदार्थ के। इनमें चालकता का मान कैसा होता है? कम। इनमें चालकता नगण्य कह सकते हैं आप, न्यूनतम कह सकते हैं। चालकता कैसी होती है? कम। चालकता यानी धारा को प्रवाह करने की जो क्षमता है वो कैसी होती है? इनमें कम होती है। तो आप लिखेंगे चालकता। चालकता कम लिख सकते हैं आप, या न्यूनतम। न्यूनतम। न्यूनतम होती है किसके अंदर? अचालक पदार्थ के अंदर या कुचालक या इंसुलेटर के अंदर चालकता का मान कैसा होता है? न्यूनतम होता है। यदि इनकी चालकता न्यूनतम है तो इनकी प्रतिरोधकता क्या रही होगी? निश्चित तौर पे अधिक। अगला पॉइंट है हमारे पास इनकी प्रतिरोधकता का। प्रतिरोध, यदि हम सबसे पहले प्रतिरोध देखें, हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधक क्या होता है और प्रतिरोधकता क्या होती है। ये तीनों शब्द हम डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिखना है कि इनका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक। कल मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध कहते किसे हैं। प्रतिरोध के चैप्टर में हम इसे पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आपके जानकारी के लिए प्रतिरोध वह, हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का काम क्या है कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कौन करवाता है? प्रतिरोध। फिलहाल के लिए आपको यह परिभाषा याद रखनी है। जिस दिन हम प्रतिरोध का टॉपिक पढ़ेंगे उस दिन हम अलग अलग इसे डिफाइन करेंगे। तो प्रतिरोध इसमें क्या होता है? अधिक। प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक होता है। यदि इसका प्रतिरोध अधिक है तो इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी? प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रतिरोधकता भी अधिक होती है।
ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारा था कि इसकी पैरावैद्युत क्षमता, है ना, पैरावैद्युत क्षमता। पैरावैद्युत क्षमता आप पढ़ेंगे पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम में आप एक शब्द पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने जो चालक में पढ़ा था ताप गुणांक, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। इंसुलेटर का कैसा ताप गुणांक होता है आपको याद रखना है कि यदि इनका इंसुलेटर जो जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, उन पदार्थों का यदि तापमान बढ़ाया जाता है, यदि उन पदार्थों का तापमान बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध कम हो जाएगा। यदि प्रतिरोध कम हो जाएगा तो इनकी प्रतिरोधकता भी कम होगी, और यदि प्रतिरोधकता कम होती है तो इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आप लिखेंगे इनका ताप गुणक कैसा होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक, यानी NTC। साथियों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब वैसा ही रिलेशन या वैसा ही संबंध हम बनाने जा रहे हैं जैसा हमने किस में बनाया था, चालक में। इसका मतलब है यदि आप अचालक जो पदार्थ है इनका प्रतिरोध आप बढ़ाते हैं, प्रतिरोध आप बढ़ाते हैं तो सॉरी प्रतिरोध नहीं, सबसे पहले हम इसका क्या बढ़ाते हैं, तापमान यदि हम बढ़ाते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तापमान की। तो यदि इनका तापमान बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि इनका प्रतिरोध बढ़ेगा तो इनकी प्रतिरोधकता जिसे हम रो से दर्शाते हैं तो वो भी बढ़ेगी। और यदि इनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है तो इनकी चालकता में क्या आ जाती है, सॉरी ये हम उल्टा पढ़ रही है ना, माफ कीजिए। तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध कैसा हो जाता है, कम। अचालक पदार्थ पढ़ रहे हैं हम, तो तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध कैसा हो जाता है, कम। ये थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप, तापमान कैसा बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध कम, प्रतिरोध कम तो इनकी प्रतिरोधकता भी कम। और यदि प्रतिरोधकता कम होती है साथियों तो उस पदार्थ की जो चालकता है वह बढ़ती है। चालकता बढ़ती है इसका मतलब उसकी सिग्मा, चालकता बढ़ती है। तो ये संबंध आप याद रखेंगे, इसमें ये सही संबंध है, आप ये याद रखेंगे। तो हम दो पदार्थ अब तक पढ़ चुके हैं, एक हम चालक पढ़ चुके हैं और एक हमने अचालक। अचालक जिसे हम कुचालक या फिर इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिनमें से धारा प्रवाह नहीं होती। तो ये पॉइंट आप एडिशनल लिख सकते हैं कि धारा का प्रवाह जिन पदार्थों में पदार्थों पदार्थों में संभवतः, या आप लिख सकते हैं कि नहीं होता है, नहीं होता है। उदाहरण थे इसके हमारे पास, है ना, जैसे मैंने आपको कल उदाहरण दिए थे, माइका यानी अब्रक इसका उदाहरण था, बेकेलाइट इसका उदाहरण था, प्लास्टिक इसका उदाहरण था, पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी इसका उदाहरण था। तो वो कुछ उदाहरण आप याद रखेंगे। तो ये हमारा दोस्तों अगला जिसे हम कहते हैं पॉइंट, चालक हमारा हो गया था। उसके बाद हमने अचालक या कुचालक भी हमने पढ़ लिया है। अगली हेडिंग दोस्तों आप लगाएंगे किसकी, अर्धचालक पदार्थ की। अर्धचालक पदार्थ यानी सेमीकंडक्टर जिसे हम कहते हैं, अर्धचालक के नाम से ही आपको पता चल जाएगा, अर्धचालक, या जिसे आप कहते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, जिसमें सामान्य तापमान यानी 0 केल्विन पर जिस पदार्थों में धारा का प्रवाह नहीं होता उसे आप कैसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर। परंतु यदि 0 केल्विन तापमान जो स्टैंडर्ड तापमान है हमारे पास, उस तापमान से तापमान को बढ़ा दिया जाए, 0 केल्विन से बढ़ा दिया जाए तापमान को, तो इनमें धारा का प्रवाह हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक पदार्थ। तो हमने अर्धचालक पदार्थ में पहले देख लिया था। इसकी अब शॉर्टेस्ट क्या लिखेंगे कि 0 केल्विन पर इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। 0 केल्विन पर, केल्विन किसका मात्रक होता है, तापमान का, ये आप याद रखेंगे, तापमान का मात्रक होता है। तो 0 केल्विन ब्रैकेट में आप ताप लिख सकते हैं, तापमान 0 केल्विन तापमान पर धारा का प्रवाह ये क्या नहीं करते, धारा प्रवाह नहीं करते, परंतु 0 केल्विन से ताप बढ़ाने पर, परंतु 0 केल्विन से ताप को बढ़ाने पर यह
चालक की भांति, चालक की भांति, अर्थात ये धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह करा देते हैं। इसके ऊपर विस्तृत चैप्टर बनेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखेंगे, जो मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही, के बारे में हम आगे जब चैप्टर आएगा पूरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर से आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाए जाते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि 0 केल्विन तापमान पर धारा का प्रवाह नहीं करते। इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, यहाँ अचालक की तरह अचालक पदार्थ की तरह या कुचालक पदार्थ की तरह 0 केल्विन तक या 0 केल्विन से पहले किसकी तरह काम करते हैं, ये अचालक की तरह। परंतु 0 केल्विन से तापमान बढ़ाने पर ये किसकी भांति काम कर देते हैं, चालक की भांति। इनमें धारा का प्रवाह हो जाता है। उसके बाद हमने देखा इनकी, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इनके बारे में वो आप ये लिखेंगे कि इनकी बाहरी कक्षा, इनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। ये जो विशेषता है ये चालक और अचालकों से क्या बनाती है, भिन्न बनाती है, क्योंकि इसके जो बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4। दोस्तों आपने देखा होगा यदि किसी परमाणु के बाहरी जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, यदि अष्टक उसका पूरा हो जाए यानी उसके 8 इलेक्ट्रॉन यदि पूरे हो जाते हैं बाहरी कक्षा में, तो वह पदार्थ कैसा माना जाता है या वह परमाणु कैसा माना जाता है, स्थायी माना जाता है। तो हम कह सकते हैं स्थायी परमाणु होने के लिए उसकी आखिरी या बाहरी कक्षा जो है, आउटर मोस्ट लेयर जो है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉनों का होना क्या है, आवश्यक है। लेकिन जो अर्धचालक पदार्थ है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 4। साथियों जो चालक पदार्थ है उसमें आप लिख सकते हैं, जो चालक पदार्थ है उसमें 1, 2 या 3 पाए जाते हैं, 1, 2 या कितने, 3। और जो कुचालक पदार्थ है या जो अचालक पदार्थ है आपके पास, उनमें कितने पाए जाते हैं, 8। क्योंकि अचालक पदार्थों के धारा वहन ना करने का मुख्य कारण क्या है, उसके बाहरी जो कक्षा है, आउटर मोस्ट उसकी जो लेयर है परमाणु की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसी भी परमाणु को स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 8। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इसका मेन आप कह सकते हैं कारण है अचालक या कुचालक पदार्थों का, जिसके कारण उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। उसके बाद हमने देखा चालक में कितने, 1, 2 या फिर बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 3। तो ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या दान कर पाना आसान होता है, मतलब ये क्रिया कर सकता है जल्दी, आसानी से, तुरंत प्रभाव से, तो इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है ये अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। इसमें दोस्तों क्या होता है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इसको सभी विशेषताओं से अलग बनाता है। उसके बाद एक जो आप लिखते हैं ताप गुणांक, हम लिखते आ रहे हैं, तो ये आप आखिरी इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, ताप गुणांक। इसका ताप गुणांक, साथियों जो भी आपका अर्धचालक पदार्थ रहेगा इसका ताप गुणांक भी कैसा होता है, ऋणात्मक। कैसा ताप गुणांक होता है इसका, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, यानी NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। किसी भी अर्धचालक पदार्थ का ताप गुणांक कैसा होता है, NTC, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। का भी यदि हम संबंध बनाए, जो संबंध आपको ये याद रखने हैं इनके बीच में, कैसा था हमारे पास कि यदि हम तापमान को बढ़ाएं, किसी भी अर्धचालक पदार्थ में आप तापमान को बढ़ाएं, परिभाषा में यही था कि 0 केल्विन तापमान से यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। तो यदि आप इसका तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसके प्रतिरोध जो है उसमें क्या आ जाएगी, कमी। इसका प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो इसकी प्रतिरोधकता भी आपकी कम होगी। यदि प्रतिरोधकता कम होगी तो इसकी चालकता बढ़ती है। ये संबंध जो रिलेशन आया है इनके बीच में निकल करके, वो आपको याद रखना है। तो साथियों आपने सबसे पहले पढ़ा चालक के बारे में आपने पढ़ा कि इसकी चालकता सर्वाधिक होती है, प्रतिरोध न्यूनतम या कम होता है, प्रतिरोधकता भी इसकी कम होती है।
ताप गुणांक इसका धनात्मक होता है यानी पीटीसी होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने से इसका प्रतिरोध बढ़ता है। अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो इसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, और यदि इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है तो इसकी चालकता में कमी आती है। तो इसकी चालकता में क्या आती है? कमी आती है। ये हमने चालक पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा साथियों अचालक पदार्थ। अचालक क्या था? अचालक था जिसमें चालकता क्या होती है? कम, या हम कहते हैं न्यूनतम या नहीं होती। तो प्रतिरोध इसका क्या होता है? अधिक, और प्रतिरोधकता भी इसकी अधिक, और इसका तापमान कैसा होता है? ऋणात्मक, यानी एनटीसी, मतलब तापमान का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यदि प्रतिरोध का मान घटता है, और यदि प्रतिरोध का मान घटता है तो इसकी प्रतिरोधकता मान भी घटता है। यदि प्रतिरोधकता घटेगी तो इसकी चालकता बढ़ेगी। और एक इसकी विशेषता क्या थी कि ये धारा का प्रवाह जिन पदार्थों में नहीं होता उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? इंसुलेटर पदार्थ। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हमने अभी पढ़ा है अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ यानी जिसमें 0 केल्विन तापमान पर धारा का प्रवाह नहीं होता, परंतु 0 केल्विन से तापमान बढ़ाते हैं आप, जैसे ही तापमान बढ़ाते हैं इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है साथियों। उसके बाद हमने देखा इसमें ताप गुणांक, तो इसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। एक जो आप स्टार पॉइंट और लगा सकते हैं इसके बारे में, वो आप क्या लगा सकते हैं? जैसे आपने चालक में दोस्तों क्या पढ़ा था? आपने चालक में ये पढ़ा कि चालक में जो धारा प्रवाह होने का मुख्य कारण क्या है? चालक में आपने क्या पढ़ा था? चालक में आपने पढ़ा कि धारा प्रवाह होने का मुख्य कारण क्या था? उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये देखिए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण इसमें क्या होता है? धारा का प्रवाह। धारा का प्रवाह, तो ये किसके कारण था? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अब हम एक शब्द देखेंगे यहाँ पर अर्धचालक में कि इसमें जो धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन व होल, दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक्स में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे किसे होल कहते हैं। अभी सिर्फ आपको परिभाषा याद रखनी है कि धारा का प्रवाह जिसमें इलेक्ट्रॉन व होल दोनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन व होल दोनों के कारण होता है। यानी चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है, या फिर हम कहें कि धारा का प्रवाह होता है, उसका मेन कारण क्या था? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और आपके होल, तो ये आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल होता है साथियों। आप इलेक्ट्रॉन और जो आपका क्या था? चालक, इसमें कौन था? इलेक्ट्रॉन। ये भी आप याद रखेंगे। तो साथियों यहां तक की जानकारी को आज हम अच्छे से आपको इसने आपने पढ़ा है, इसे आप रिवाइज करेंगे इसे अच्छे से पिछली क्लास। और ये थ्योरी अभी आप साथियों देख रहे हैं पीएसपीसीएल एएलएम की वैकेंसी आने वाली है, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जैसे ही हमारा चैप्टर ये एंडिंग की ओर जाएगा, हम इसके पीवाईक्यूज जितने भी क्वेश्चन हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रहेंगे वो सारे हम इसमें कवर अप करेंगे साथ ही। तो साथियों जुड़े रहें इसी प्रकार और अपनी थ्योरी को मजबूत बनाएं। तो ये आज हमने चालक, अर्धचालक और अचालक पढ़ लिया है थ्योरी का, और आवेश पढ़ चुके हैं हम, कूलाम का हम नियम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास अब जैसे कुछ छात्र होंगे जो विभवांतर यानी वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस हम कहें तो अंतर नहीं कर पाए, नहीं समझते होंगे कि किसे हम विभव कहते हैं, किसे हम वोल्टेज कहते हैं, किसे हम पोटेंशियल कहते हैं, किसे हम करंट कहते हैं। तो उन सभी को डिटेल से हम पढ़ेंगे अच्छे से, और परिभाषाएं आपको अच्छे से याद होंगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है साथियों, तो आप भी इस वादे पे खरे उतरेंगे ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। तो हम कूलाम पढ़ चुके थे, कूलाम की यूनिट हम निकाल चुके थे, मात्रक हम उसका निकाल चुके थे, कूलाम का नियम हम पढ़ चुके थे। ये आपको यहाँ तक अच्छे से कवर होना चाहिए। कूलाम के कितने नियम थे? 2 नियम थे कूलाम के, है ना। एक उसकी प्रकृति के बारे में बता रहा था और एक उसका सूत्र, तो ये आप दोनों याद रखेंगे। तो साथियों आज की इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, थ्योरी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी।
तो साथियों मिलते हैं कल इसी समय, और उम्मीद है आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं।